हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे पहले के वीडियोस अच्छे लगे होंगे। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे मुझे हर बार मोटिवेशन मिलता है आपको कुछ नया बताने के लिए शेयर मार्केट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यदि आपके पास कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रकार का सवाल हो शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है बिगनर्स के बारे में, कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो बिगनर्स होते हैं उन्हें उसे किस बेसिक बात का विशेषकर ध्यान रखना होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मार्केट में कई सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, लगभग 6,500 से भी ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ फंडामेंटल एनालिसिस और कुछ रिसर्च करने होते हैं, लाइक फाइनेंशियल रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि मैं आपको उसके बारे में डिटेल में अपने आने वाले अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे भी पहले हमें एक बेसिक डिटेल जो है वो विशेषकर ध्यान में रखनी होती है। वो बेसिक डिटेल कौन सी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों कोई भी बिगनर जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का विशेषकर ध्यान में रखना होता है। दोस्तों उसको ये ध्यान में रखना होता है कि उसकी जो अर्निंग है और उसका एक्सपेंस है वो उसका रेशियो क्या है और उसकी एक्चुअली सेविंग क्या है। उस सेविंग का जो डाइवर्सिफिकेशन है, इन्वेस्टमेंट में जो डाइवर्सिफिकेशन होता है कि उसने कहाँ कहाँ उस सेविंग को बांट कर रखा हुआ है, वो क्या है। जैसे उसका जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस करने के बाद जो उसके पास सेविंग बचती है, कुछ सेविंग उसकी इन्वेस्टमेंट में जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लाइक उसने कुछ ईएमआईज़ ले मतलब होंगी उसके पास, जैसे टर्म लोन लेके रखा होगा या कोई होम लोन है उसकी ईएमआईज़ देने के बाद, या फिर उसने कुछ फंड जो है लिक्विड एज अ लिक्विड अमाउंट अपने पास रखा होगा अपने सेविंग अकाउंट में या एफडी में या आरडी में। तो वो जो फंड है उस अमाउंट को छोड़ने के बाद उसके पास जो अतिरिक्त पैसा बचता है उसे हम सरप्लस अमाउंट कहते हैं। उस अमाउंट को वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। मेरे मुताबिक दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप शेयर मार्केट में कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो एक अलग सेगमेंट है। लेकिन यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम आप 3 से 5 साल के लिए ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, तभी आपका इन्वेस्टमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा। और इसके लिए आपको आवश्यकता होगी सरप्लस अमाउंट की, वो अमाउंट जिसे आप अगर आप इन्वेस्ट कर दें तो कम से कम 3 से 5 साल तक का आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि वो अमाउंट एक अच्छे रिटर्न के साथ आपको वापस मिल सके। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जब आप अपनी जो इनकम है, इनकम से एक्सपेंस हटाने के बाद जो सेविंग होती है उसे डाइवर्सिफाइड करके एक जो छोटा अमाउंट जो आपका सरप्लस अमाउंट होता है उस अमाउंट को ही जो आप 3 से 5 साल तक पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट में ही रख सकें, उसी अमाउंट को आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और वही सरप्लस अमाउंट होता है। अब दोस्तों यदि हम देखते हैं ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक टूल है, एक डायग्राम है। इसके तहत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल टूल्स जो विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो साइट्स हैं उनमें भी आपको बड़ा इजीली अवेलेबल है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये दिखाता है कि कैसे आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस जो होती है उसे प्रोसेस किया जाता है। देखिए पहले कोई भी फाइनेंशियल प्लानर या टूल जो होता है वो आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, आपकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं जिसमें आप अपना जो फंड है वो इन्वेस्ट करते हैं या सेव करते हैं। दूसरा आपका गोल क्या है, आप कितने समय के लिए कितना फंड आप जमा करना चाहते हैं। तीसरा आप आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो एनालाइज की जाती है। इसके अनुसार, इन 3 पॉइंट के अनुसार ही आपका फाइनेंशियल जो प्लानर होता है या एक इन्वेस्टमेंट टूल, जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो टूल होता है वो आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग जो प्लान होता है वो आपको डेवलप करके देता है। उस पर आपको इम्प्लीमेंट करना होता है और फिर आप और फाइनेंशियल प्लानर हो सके तो ये दोनों ही मतलब इसे मॉनिटर करते हैं। तो दोस्तों इतनी जो प्रोसेस होती है वो क्यों होती है? ये प्रोसेस होती है केवल और केवल इसलिए कि आपका जो सरप्लस अमाउंट है उस अमाउंट के बारे में जाना जा सके। जब इस अमाउंट को आप निर्धारित कर लेते हैं तब आप पूरी तरह तैयार होते हैं उस अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में या किसी
अदर जगह पर, जैसे एफडी, आरडी, या आपकी वो रिस्क कैपेसिटी पे है, आप कहाँ उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यदि आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो इसी तरह से आपको भी एनालाइज करना होगा कि मुझे किस जगह कितना फंड इन्वेस्ट करना है। आपके हाथ में एक सफिशिएंट अमाउंट का लिक्विड कैश होना चाहिए, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी प्ले हो जानी चाहिए। उसके बाद जो एक सरप्लस अमाउंट आपका बचता है, उस अमाउंट को आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यूजली दोस्तों कहा जाता है, जैसे फाइनेंशियल टूल्स होते हैं या विभिन्न फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, उनके अनुसार कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वो रिस्क लेने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, और अपेक्षाकृत ज़्यादा उम्र के व्यक्ति अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब इसका फंडा क्या है दोस्तों? इसका फंडा ये है कि जो कम उम्र का व्यक्ति होता है उसके पास एक अच्छी इनकम होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होने के कारण उसके पास सरप्लस अमाउंट ज़्यादा बच सकता है, जिसकी वजह से वो जो है रिस्क लेने में की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि अपेक्षाकृत अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो है रिस्क लेने की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। इस वजह से उनके पास सरप्लस अमाउंट कम होगा और उस वजह से वो स्टॉक मार्केट में यूजुअली कम इन्वेस्ट करते हैं। वो ज़्यादातर एफडी, आरडी या ऐसे ही किसी मतलब पूरी तरह सिक्योर्ड फंड में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, या उनको से ये सलाह दी जाती है कि वो इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। मगर मेरा मानना ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि कम उम्र के व्यक्ति के पास अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण उसके पास सरप्लस अमाउंट जो है वो कम बचता हो और वो कम इन्वेस्ट कर सकता हो। और अधिक उम्र का व्यक्ति भी जो है चूँकि वो उसकी इनकम अच्छी हो या कोई अदर फैक्टर हो जिसकी वजह से उसके पास एक अच्छी इनकम सेव होती हो, और वो एक अच्छा अमाउंट भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हो। तो ये जो है ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो ये आप ही हैं जो जान सकते हैं कि आपको कितना फंड आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको शेयर मार्केट से एसोसिएटेड रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों कि आपकी जिम्मेदारियां, आपका जो मनी रिसोर्स है और आपकी जो सेविंग्स है, आपसे अच्छा और आपसे बेहतर कोई भी फाइनेंशियल प्लानर आपको नहीं बता सकता है। इस वजह से ये आपको डिसाइड करना है कि कितना फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में, इक्विटी में, डेट में या म्यूचुअल फंड में। अब दोस्तों मैं दूसरी बेसिक डिटेल जो आपको बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ कुछ कंपनीज़ के बारे में। शेयर मार्केट में कंपनीज़ को जो है नॉर्मली 3 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप कंपनीज़ कौन सी होती हैं? 20 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल साइज़ की जो कंपनीज़ होती हैं वो लार्ज कैप कहलाती हैं। 5 करोड़ से 20 करोड़ तक की जो कैपिटल साइज़ की जो कंपनीज़ होती हैं मार्केट में वो मिड कैप कंपनीज़ कहलाती हैं। और 5 करोड़ से भी एक कम की मतलब 5 करोड़ से भी कम कैपिटल साइज़ की जो कंपनीज़ होती हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में लिखा हुआ है 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की कैपिटल साइज़ की कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज़ कहलाती हैं। अब दोस्तों इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लार्ज कैप कंपनीज़ होती हैं, चूँकि ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनीज़ वेल एस्टेब्लिश्ड होती हैं, मार्केट में बहुत बड़ा कैपिटल साइज़ होता है उनका। आप अगर देखेंगे तो उनकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन यदि आप चेक करेंगे तो हर इन्फॉर्मेशन अपडेटेड मिलेगी, और आपको मतलब उसमें ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं उसका ग्राफ बहुत ही अच्छा होता है ना। तो वो आप देख सकते हैं, या आप रिसर्च और जब एनालिसिस करेंगे कंपनीज़ का तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर मैं आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज़ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल बताना चाहता हूँ। जैसे रिस्क प्रॉफिट, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स लार्ज कैप में कम है, मिड कैप में हाई है, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा हाई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्शनली हाई रिटर्न, चूँकि रिस्क कम है लार्ज कैप में तो प्रॉफिट भी एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप इसमें कम ही रिटर्न रहेगा। मिड कैप में चूँकि रिस्क हाई है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इसमें हाई है, और स्मॉल कैप में वेरी हाई रिस्क है और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स भी हाई है। लिक्विडिटी की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो लार्ज कैप में हमेशा बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी होती है, मिड कैप में अच्छी ही होती है, मतलब एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप थोड़ी मतलब
इसमें कम लिक्विडिटी की संभावना रहती है, लेकिन अच्छी कहा जा सकता है उसे। स्मॉल कैप के मुताबिक तो बहुत ही अच्छी होती है, और स्मॉल कैप में बहुत ही लो लिक्विडिटी की संभावना होती है। कंपनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, चूँकि वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनीज, इसलिए बहुत अच्छी तरह से आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन साइट्स में अवेलेबल होगी। मिड कैप कंपनीज़ में भी अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज़ में जो कंपनी इन्फॉर्मेशन है वो कम अपडेटेड होती है। ज़्यादातर कंपनियां आप देखेंगे तो उनकी भी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड होती है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों की इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह उसमें अवेलेबल नहीं होगी। तो दोस्तों इस चीज़ से साफ साफ आपको दिख रहा है कि लार्ज कैप कंपनियां बहुत हद तक सिक्योर्ड कंपनीज़ हैं, और मतलब सिक्योर्ड का मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत हद तक मतलब आप इससे यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, इसमें अच्छे रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं। मिड कैप कंपनीज़ लार्ज कैप से कम, मगर स्मॉल कैप से ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। आपका कोई भी फंड मल्टीबैकर भी हो सकता है, लेकिन आपका फंड बहुत अधिक रिस्क में भी रहता है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ जो कंपनीज़ हैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो कि ब्लू चिप कंपनीज़ कहलाती हैं, ब्लू चिप कंपनीज़ की कैटेगरी में आती हैं। ये बीएसई और निफ्टी जो मार्केट हैं इनकी इंडेक्स में लिस्टेड होती हैं दोस्तों। मतलब मार्केट में इनके जो कैपिटल साइज़ हैं, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, डेट, पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस, इनके इन सब के आधार पर जो है इन कंपनीज़ को क्या है दोस्तों बीएसई और एनएसई की लिस्ट में रखा जाता है। बीएसई में नॉर्मली 30 कंपनीज लिस्टेड होती हैं, जबकि एनएसई में 50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ बीएसई की 30 कंपनीज़ हैं जो कि ब्लू चिप कंपनीज़ हैं। देखिए एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, ये सारी कंपनीज़ अदर आप देख सकते हैं और भी कंपनीज़ हैं। ये सारी कंपनीज़ जो हैं ये आपकी बीएसई 30 कंपनीज़ में से एक है, बीएसई के इंडेक्स में लिस्टेड है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो ये एनएसई कंपनीज़ है दोस्तों। अब ये एनएसई कंपनीज़ यदि आप देखेंगे तो एनएसई में भी कुछ कंपनीज़ जो हैं जो बीएसई में भी ब्लू चिप कंपनी के लिस्ट में अवेलेबल हैं, और एनएसई में भी हैं। कुछ कंपनीज़ कॉमन है बीएसई और एनएसई के इंडेक्स में, तो आप देख सकते हैं उनमें से एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब कॉमन है। मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, ये सारे कॉमन कंपनीज़ हैं। और भी कई कंपनीज़ हैं जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखें, ये आगे की कुछ कंपनीज़ हैं, लार्सन एंड टर्बो, डॉक्टर रेड्डी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, बजाज ऑटो, वेदांता, टाटा स्टील, बहुत सारी मतलब ऐसी करके 50 कंपनीज़ हैं दोस्तों। ये देखिए, तो आप ये जो कंपनीज़ हैं ये कंपनीज़ ब्लू चिप कंपनीज़ की श्रेणी में आती हैं। इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं दोस्तों, और मतलब कैपिटल साइज़ जाहिर सी बात है चूँकि बीएसई और एनएसई के इंडेक्स में लिस्टेड हैं, तो इनका कैपिटल साइज़ भी मार्केट में मतलब काफ़ी अच्छा होता है अदर कंपनीज़ की तुलना में। तो इन कंपनीज़ में ये वही लार्ज कैप कंपनीज़ हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से थोड़ा कम रिस्की होता है एज़ कम्पेयर टू अदर लार्ज कैप कंपनीज़ और मिड कैप कंपनीज़। तो दोस्तों पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो आप इन कंपनीज से शुरुआत कर सकते हैं। इन कंपनीज़ में कुछ शेयर्स आप खरीद सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, दूसरी बात अब मैं कहूँगा कि लार्ज कैप कंपनीज़, अदर लार्ज कैप कंपनीज़ भी हैं इनके अलावा। अब एनएसई में केवल 50 कंपनीज ही लिस्टेड हो सकती हैं, बीएसई में केवल 30 कंपनीज ही लिस्टेड हो सकती हैं। तो अदर लार्ज कैप कंपनीज का क्या भाई, वो भी उनके भी कुछ कंपनीज़ के फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं। वो भी उनमें से भी कई कंपनीज़ जो हैं उनके अगर आप रिसर्च करोगे तो बहुत ही अच्छी कंपनीज़ और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स उनमें मिलते हैं। तो उन कंपनीज़ के बारे में आपको रिसर्च करना होता है। और बहुत सारी कंपनीज़ हैं इन एनएसई और बीएसई में के इंडेक्स में लिस्टेड कंपनीज़ के अलावा मार्केट में जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ बाज़ार में इस्टेब्लिश्ड हैं। आप उनके शेयर्स को भी रिसर्च कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो रिस्क लेने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा है, तब फिर आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा है तो आप उसमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपकी क्षमता पे डिसाइड मतलब आपको डिसीजन लेना होता है, आपकी क्षमता के अनुसार आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको
मतलब किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कैसे करना है? इन्वेस्ट हमेशा आपको फंडामेंटल्स चेक करके, बेसिक्स को ध्यान में रख के, और कंपनी के जो रिटर्न्स, पीबी रेशियो, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं, ईपीएस वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कुछ मतलब बेसिक एनालिसिस और रिसर्च करके आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे आप किसी भी प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करें। अब दोस्तों ये देखिए, मेरे मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि भाई लार्ज कैप कंपनी जैसे कोई भी बिगनर है, अगर वो मतलब तीनों प्रकार के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो मेरे मुताबिक 50 to 60% जो अमाउंट होना चाहिए उसका, वो लार्ज कैप कंपनी में होना चाहिए। और उनमें भी ज़्यादातर ब्लू चिप कंपनीज़ ही उसको मतलब मैं असिस्ट करूँगा कि आप ब्लू चिप कंपनीज़ ही लें। लार्ज कैप कंपनी में भी थोड़ा कम रिस्क होता है उनमें। मिड कैप कंपनीज़ में मैं 25 से 30% ही कहूँगा, और स्मॉल कैप कंपनीज़ में मुझे लगता है कि 5 से 10% अमाउंट ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। शुरू में तो मैं कहूँगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, आपको इसमें इन्वेस्ट करना इग्नोर करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको फिर से ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बेसिक्स को आपको ध्यान में रखना है। कोई भी फाइनेंशियल प्लानर ये नहीं बताएगा आपको कि मतलब आप कितना फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में बगैर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को जाने। अब फाइनेंशियल कंडीशन को वो जानता है आपसे ही, तो आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो आपकी सेविंग और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबको बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं और जानते भी हैं। और आप ही एक पर्सन है जो ये डिसाइड करने में सक्षम है कि कितना फ़ंड आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो स्टॉक मार्केट में कितना फ़ंड इन्वेस्ट करना है, ये भी आपको ही डिसाइड करना है। और बेसिक मैंने आपको बता दिए कि आपको एक सरप्लस अमाउंट ही निश्चित करना है, वही आपको इन्वेस्ट करना है। लार्ज कैप और मिड कैप में ज़्यादातर ब्लू चिप कंपनीज़ में ही आपको इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी आप करें, इन सब बातों को ध्यान में रख कर करें। और शेयर मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करें, तो ये बेसिक थिंग्स आपको पहले जान लेना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। और मैं आपको फिर मिलता हूँ अपने आगे आने वाली वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ शेयर मार्केट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।